नमस्कार बच्चों, इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में अपन क्वांटम स्कैटरिंग के बारे में बात कर रहे थे और अपन ने क्वांटम स्कैटरिंग के बारे में पहले तो समझा था आखिरकार स्कैटरिंग कैसे होती है। फिर लास्ट क्लास में अपन ने स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया था और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के बिटवीन रिलेशन डिफाइन किया था। आज अपने प्रोग्राम को अपन आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग डालिए पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। इंपॉर्टेंट है बच्चों। पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। ठीक है, तो जो बच्चों पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड होता है लो एनर्जी के पार्टिकल के लिए ही वैलिड होता है। एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है जो लो एनर्जेटिक पार्टिकल के लिए वैलिड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार से इसको अपन डिराइव करेंगे, किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज एन अप्रोक्सीमेशन मेथड, इट इज एन approximation, it is an approximation method, it is an approximation method that is applicable, that is applicable for low energy particle, low energy particle। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब है जो बच्चों अपना प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी है उसकी रेस्ट मास एनर्जी से कम हो। दैट मीन्स the energy of that means the energy of projectile particle is less than that means the energy of projectile particle is less than the rest mass energy, the rest mass energy। ठीक है बच्चों, और जब क्वांटम स्कैटरिंग की अपन बात कर रहे हैं बच्चों तो अपन ने इंसिडेंट पार्टिकल के लिए श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी, स्कैटरिंग रीजन के अंदर श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी, और आफ्टर स्कैटरिंग एट लार्ज डिस्टेंस पे श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी। तो यहां पे नाउ द Schrodinger differential equation. So now the Schrodinger differential इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले अपन यहां पे लिखेंगे फॉर इंसिडेंट पार्टिकल यहां पे लिखेंगे डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहां पे बच्चों हो जाएगा साई ऑपरेट, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। ठीक है, और यहां पे आप जानते हैं बच्चों के की जो वैल्यू है 2 म्यू कैपिटल ई अपॉन एच बार स्क्वायर है। यहां पे लिख देंगे कोमा लगा के बराबर 2 म्यू के स्क्वायर बराबर 2 म्यू कैपिटल ई अपॉन एच बार स्क्वायर, इस प्रकार से हैं बच्चों। और यहां पे फॉर स्केटरिंग रीजन फॉर स्केटरिंग रीजन
यहां पे लिख देंगे बच्चों डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कुछ गुरुजन इस प्रकार से भी लिख देते हैं के स्क्वायर माइनस 2μv अपॉन एच बार स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा। और इस पूरे के पूरे पे अपन ने यहां पे साई ऑपरेट करके 0 लिख दिया। ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि यहां पे एनर्जी वाले टर्म को इस प्रकार से लिख दिया है स्कैटरिंग रीजन के लिए। और यहां पे फॉर, यहां पे आफ्टर स्कैटरिंग, फॉर आफ्टर scattering, for after scattering at large distance, at large distance, लार्ज डिस्टेंस पे बात करते हैं बच्चों, तो यहां पे डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और वापस क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन लिखते हैं। अब बच्चों यहां पे अपन सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो अपन यहां पे बच्चों इंसिडेंट पार्टिकल, फ्री पार्टिकल के लिए सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो यहां पे लिखेंगे नाउ वी कैलकुलेट द सॉल्यूशन, नाउ वी कैलकुलेट द सॉल्यूशन फॉर इंसिडेंट पार्टिकल, फॉर इंसिडेंट पार्टिकल, जो कि सॉल्यूशन आपको पता है प्लेन वेव मिलेगा, एंड दैट इज प्लेन वेव, एंड दैट इज प्लेन वेव। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा मैं और लिखवा देता हूं, फिर एक साथ लिखने का आपको समय दूंगा। और निश्चिंत रहिए, टफ नहीं है, केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट है बच्चों। और यहां से जो मैं करवाऊंगा आपको कोई टीचर नहीं कराएगा पूरे जयपुर में, कोई पूरे राजस्थान में जो पढ़ाते हैं टीचर ज्यादातर क्या करते हैं, इसके बाद डायरेक्ट लिख देते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप जब एमएससी फाइनल के स्टूडेंट हो, कल से आपकी एमएससी कंप्लीट हो जाएगी, और आप में से काफी सारे बच्चे इन फ्यूचर कहीं ना कहीं पढ़ाएंगे या फिर अच्छी जगहों पे जाएंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए आखिरकार इक्वेशन कैसे आ रही है। चाहता तो मैं भी डायरेक्ट लिख सकता था, बट फिर वो मजा नहीं आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिरकार ये कैसे सोल्व हुआ होगा। तो टफ नहीं है, कैलकुलेटिव पार्ट है, और एज ए एमएससी फाइनल स्टूडेंट होने के नाते अपने को ये आना भी चाहिए। बाकी सभी टीचर डायरेक्ट लिखाते हैं, बट मैं आपको कंप्लीट डिस्कस करूंगा, कंप्लीट सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। आपको पता है इंस्पायर एकेडमी इसीलिए डिफरेंट मानी जाती है। तो बच्चों यहां पे जो वेव फंक्शन है साई आर थीटा कोमा फाई, इसको अपन लिख देते हैं आर एल स्मॉल आर, और यहां पे लिखा जाता है वाई एल एम थीटा कोमा फाई। जो आपका यहां पे वेव फंक्शन है, इसके वेरिएबल्स को अपन सेपरेट कर देते हैं। यहां पे रेडियल पार्ट हो गया, और ये थीटा और फाई डिपेंडेंट पार्ट हो गया, ठीक है। इसको बच्चों अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। एक सेकेंड, समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, इस समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। और यहां पे बात करते हैं बच्चों, इस समीकरण नंबर 4 आ जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 और 4 से अपन देखते हैं बच्चों कि यहां पे डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इस पे ऑपरेट कर दिया आपने आर एल आर, यहां पे वाई एल एम थीटा कोमा फाई बराबर 0, और इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो डेल स्क्वायर को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम में कैसे लिखना है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा।
जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो डिफरेंट तरीके से आता है, ठीक है, बट आपको आना पूरा चाहिए, ठीक है। तो यहां पे इस प्रकार से आपने लिख दिया है। अब यहां से डेल स्क्वायर, चूंकि डेल स्क्वायर बराबर यहां पे लिखा जाएगा 1/r² साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यहां पे डेल अपॉन डेल आर, और यहां पे लिखा हुआ होगा बच्चों r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर, प्लस यहां से डेल अपॉन डेल थीटा, और यहां पे लिखा हुआ होगा बच्चों H1 H3, तो एच आर साइन थीटा अपॉन आर, तो यहां पे साइन थीटा आ जाएगा, यहां पे डेल अपॉन डेल थीटा लिखा जाएगा, और प्लस यहां पे जो टर्म्स लिखे जाएंगे, ठीक है, प्लस यहां पे आ जाएगा बच्चों डेल अपॉन डेल फाई, और यहां पे 1/साइन थीटा, और यहां पे डेल अपॉन डेल फाई लिखा जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, ये डेल स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, उठा के यहां पे पुटअप कर देंगे बच्चों। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते ताकि जब यहां पे आप लिख रहे होंगे तो दिक्कत नहीं आए, ठीक है बच्चों। तो डेल स्क्वायर बराबर यहां पे अपन ने लिखा है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1/r² आ गया, और यहां पे r² डेल अपॉन डेल आर है, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो 2r, r² को डेरिवेटिव करेंगे 2r आ जाएगा, और डेल अपॉन डेल आर एज इट इज बच जाएगा, ठीक है। प्लस यहां पे बात करते हैं बच्चों, r² को छोड़ देंगे, तो r² को आपने सर छोड़ दिया, तो यहां पे डेल 2 अपॉन डेल r² बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। यहां पे 1/r² को बाहर निकाल देते हैं, और यहां पे 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा, यहां पे लिखा जाएगा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, प्लस यहां पे 1/साइन² थीटा, और डेल 2 अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग एमएससी प्रीवियस में पढ़ के आए हैं, एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा पूरी पढ़ते हैं आप, और वहां पे आप एंगुलर मोमेंटम के लिए ऑपरेटर भी पढ़ते हैं, एल स्क्वायर भी पढ़ते हैं, एलजेड भी पढ़ते हैं। तो जब आप एल स्क्वायर ऑपरेटर लिखा करते थे, एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर का ऑपरेटर लिखा करते थे, तो इसी तरीके का टर्म बना करता था, थीटा और फाई पे डिपेंडेंसी रखा करता था, ठीक है बच्चों। ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं। तो यहां पे चलो एक बार उसको ऑपरेट करवा देता हूं, तो यहां पे इसको तो लिख ही सकते हैं, एक बार उसको ऑपरेट करवा देते हैं, देन तो इसको यहां पे मल्टीप्लाई करके इस पे क्या ऑपरेट करा देंगे, वेव फंक्शन को ऑपरेट करा के बराबर में 0 लिख देंगे, प्लस k² करते हुए। तो यहां पे r² अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो और ये डेल, इस वाले टर्म को आगे लिख देते हैं, तो यहां पे बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे डेल 2 अपॉन डेल r² आएगा, प्लस यहां पे 2/r लिखा जाएगा, डेल अपॉन डेल आर लिखा जाएगा, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। प्लस यहां पे 1/r² लिख दिया जाएगा, और इस पूरे के पूरे टर्म को कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। और यहां पे लिख दिया अपन ने प्लस k², और यहां पे इसको थोड़ा और एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे अपना चल रहा है RLR,
और यहां पे वाई एल एम थीटा कोमा फाई बराबर 0 चल रहा है। ठीक है, ये लिख दिया आपने। सिंस यहां पे लिखेंगे बच्चों एल स्क्वायर बराबर माइनस का एच बार स्क्वायर लिखा जाता है, और यहां पे इसको कॉपी किया था अपन ने, तो इसको फिर एक बार पेस्ट कर देते हैं। एक सेकेंड। तो ये एल स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो इस वैल्यू के स्थान पे अपन क्या रख देंगे, एल स्क्वायर माइनस अपॉन का माइनस एच बार स्क्वायर। सो यहां पे लिखेंगे अपन डेल टू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस टू अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर। सर ये लिख दिया अपन ने, और यहां से आ जाएगा माइनस का एल स्क्वायर अपॉन एच बार स्क्वायर, और यहां पे आर स्क्वायर आ जाता है बच्चों, प्लस का के स्क्वायर लिख दिया जाएगा, और यहां पे आर एल आर, और यहां पे वाई एल एम थीटा कोमा फाई बराबर 0 लिख दिया जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार यहां तक आप नोट करेंगे, और इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर, आई थिंक 5 आना चाहिए। ठीक है, और शुरुआत से नोट करेंगे, लिखना प्रारंभ कर दीजिए भाई। नोट कर लीजिए। कर लीजिए इसे नोट, फिर अपन आगे बढ़ेंगे भाई। कर लीजिए भाई नोट। कीजिए भाई। लिख लिया होगा यहां तक। तो लिख लीजिए भाई।
और इन कैलकुलेशन को घर पे एक एक दो दो तीन तीन बार कर करके जरूर देख ले। आपकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, आपकी जो पोजीशन है एक्वियम में ऐसी होनी चाहिए कि कभी भी कोई डेरिवेशन करा ले एक ही बार में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका एक्वियम बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप बार बार इसे कैलकुलेशंस करके देखेंगे, सेट हो जाएगी माइंड में सभी कैलकुलेशन। और हर साल की बात होती है, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा नंबर इसी पेपर में आएंगे, बस आप मेरे अकॉर्डिंग चलते रहिएगा। ठीक है बच्चों, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है, जब ये एल स्क्वायर है बच्चों, ये वाई एल एम थीटा कोमा फाइव पे ऑपरेट होता है, तो इसका जो मान होता है बच्चों वो एल इंटू एल प्लस वन और एच बार स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। आइगन वैल्यू होती है भाई इसकी, जो आपका एल स्क्वायर ऑपरेटर होता है इसकी आइगन वैल्यू होती है, जहां पे एल जो होता है बच्चों क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, एल एम, और ये एम भी क्या होता है? क्वांटम नंबर होता है। आप लोग 11th क्लास में ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहां पे इस प्रकार से आपने लिख दिया है भाई, तो वाई एल एम थीटा कोमा फाई आ जाता है। तो ये वैल्यू यहां पे रखी जा सकती है बच्चों, तो एल स्क्वायर के स्थान पे ऑपरेटर फॉर्म में अपन क्या लिख देंगे? एल इंटू एल प्लस वन एच बार स्क्वायर। सो यहां पे लिखेंगे बच्चों डेल टू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस टू अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर माइनस यहां पे लिखा जाएगा एल इंटू एल प्लस वन एच बार स्क्वायर से एच बार स्क्वायर कट गया तो आर स्क्वायर प्लस यहां पे के स्क्वायर आएगा बच्चों, और ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और यहां पे आर जो होता है रेडियल पार्ट वो एल पे ही डिपेंड करता है केवल, और जो आपका स्पेरिकल पार्ट होता है ये एल और एम दोनों पे डिपेंड करता है। इस एम को आप यहां पे भी लिख सकते हैं, दोनों ही प्रकार का जो नोटेशन होता है बच्चों वो वैलिड होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बराबर में क्या चल रहा है भाई? सर बराबर में तो जीरो चल रहा है, तो बराबर जीरो कर दिया। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये आपने नोट कर लिया है। अब यहां पे लिख देते हैं, इसको ऑपरेट कर देते हैं अंदर, तो यहां पे ऑपरेट करेंगे तो कर दीजिए भाई ऑपरेट। तो यहां पे डेल टू आर ऑफ आर अपॉन डेल आर स्क्वायर, और यहां से वाई एल एम थीटा कोमा फाइव बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो वाई जो होगा बाहर आ जाएगा, प्लस यहां पे टू अपॉन आर और यहां पे एल एम थीटा कोमा फाइव को आपने बाहर निकाल दिया, और यहां पे डेल अपॉन डेल आर लिख दिया, और यहां पे आर ऑफ आर लिख दिया। और आर पे इस सब स्क्रिप्ट में एल तो चल ही रहा है भाई, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं भी लिखते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और माइनस यहां पे एल इंटू एल प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर, यहां पे आर ऑफ आर और यहां पे वाई थीटा कोमा फाइव, इस प्रकार से लिखा हुआ है एल एम और ये एल। ठीक है बच्चों, ये एम है भाई, ठीक है, वाई एल एम थीटा कोमा फाइव प्लस के स्क्वायर प्लस यहाँ पे के स्क्वायर आ जाएगा आर एल आर, और यहाँ पे वाई एल एम थीटा कोमा फाइव, और ये बराबर में जीरो आ जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं,
ठीक है भाई, एक सेकेंड इधर शिफ्ट कर देते जिसमें अपना काम हो जाएगा, बराबर 0। अब इस पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय यहां पे आर एल आर और इसको वाई एल एम थीटा कोमा फाई से बच्चों डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहां पे वाई एल एम थीटा कोमा फाई तो कट जाएगा और कितना आ जाएगा 1/r/r। ठीक है, और यहां पे डेल टू आर अपॉन डेल आर स्क्वायर। अब ये बार बार आर पार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहां पे 2/r आया। ठीक है बच्चों, यहां पे 1/r लिखा गया और यहां पे डेल आर अपॉन डेल आर लिखा गया स्मॉल आर, माइनस यहां से एल इंटू एल प्लस 1/स्मॉल r² और प्लस यहां पे के स्क्वायर बराबर कितना आ गया 0 आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। आर को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पे आ जाएगा डेल टू कैपिटल आर अपॉन डेल आर स्क्वायर, यहां पे प्लस का 2/r डेल कैपिटल आर अपॉन डेल आर लिखा जाएगा, माइनस यहां पे एल इंटू एल प्लस 1/r², यहां पे r लिखा जाएगा प्लस के स्क्वायर r बराबर 0 लिखा जाएगा। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं बच्चों। अब यहां पे कुछ अपन सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, यहां पे r बराबर u अपॉन स्मॉल r लिखेंगे, क्योंकि बच्चों जो अपना टारगेट है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। ध्यान से सुनेंगे, जो अपना टारगेट है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, और आगे चल के बच्चों ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जिसके अपन सॉल्यूशन लिखेंगे, बट इसको बेसल के फॉर्मेट में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। यहां पे जो स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका यूज होगा और आप लोग भली भांति उनको जानते भी, आप लोगों ने पढ़े भी हैं। आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन के दौरान जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उनके बीएससी सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स में थी। वो अलग बात है कि आप कोविड के प्रभाव में रहे हैं तो पढ़ी या नहीं पढ़ी इसकी पक्का नहीं कह सकते। तो एक बार यहां तक का नोट कर लीजिए, 5 तक नोट कर लिया था, अब इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे भाई। तो बच्चों कोविड से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तुम लोगों को डिग्रियां तो दे दी यूनिवर्सिटीज ने, पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है आपकी पढ़ाई का। और अब पास वास हो लिए भाई तुम प्रीवियस में। ठीक है, तो अब फाइनल की पढ़ाई चालू कर दीजिए। जो अब तक क्लासेस हुई है इनको दिवाली पे कंप्लीट करके प्रॉपर क्लास चालू कर दीजिए भाई एमएससी फाइनल की। बाद में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि कंप्लीट सिलेबस से पेपर होगा। चाहे बच्चा राजस्थान यूनिवर्सिटी का हो, चाहे मत्स्य का हो, चाहे ब्रिज का हो, चाहे शेखावाटी का हो, चाहे कोटा का हो, पढ़ाई लिखाई चालू कर दीजिए भाई। और कोई सेमेस्टर सिस्टम में है और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स तो बच्चों आनी ही चाहिए। ये आपकी एडवांस थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स की, तो आपको इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। लिख लीजिए भाई। अब यहां पे बच्चों क्या करते, लेट, ये सब सब्स्टिट्यूशन किस लिए कर रहे हैं, इसको स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां पे r बराबर मान लिया अपन ने, r ऑफ r बराबर, यहां पे इसको u अपॉन r मान लिया। ठीक है, इस प्रकार से मान लिया तो बच्चों डेल टू अपॉन डेल आर,
डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल आर सब कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले डेल आर अपॉन डेल आर कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, सर आप कहेंगे सबसे पहले तो 1 अपॉन आर का करेंगे, तो यहां पे माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर यू एज इट इज आएगा। अब यहां पे 1 अपॉन आर को छोड़ देंगे तो यहां पे डेल यू अपॉन डेल आर लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सर यहां पे 2 अपॉन आर और डेल आर अपॉन डेल आर कैलकुलेट करना है, तो यहां पे माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। भाई ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आर स्क्वायर है और आर से मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब बन गया, और यहां पे यू आ गया, प्लस यहां पे 2 अपॉन आर स्क्वायर और यहां पे डेल यू अपॉन डेल आर आ जाता है। इस प्रकार से लिख देते हैं। अब इसका वन टाइम और डेरिवेटिव कर देते हैं और यहां पे निकाल लेते हैं डेल 2 आर अपॉन डेल आर स्क्वायर बराबर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों तो माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर का 2 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आर की पावर -2 तो -2 आ जाएगा, प्लस 2 अपॉन आर क्यूब हो गया, यू एज इट इज रहा। अब यहां पे बच्चों -1 अपॉन आर स्क्वायर को एज इट इज रख देते हैं, ये एज इट इज रख दिया, और यहां पे डेल यू अपॉन कितना आ जाता है बच्चों, डेल आर आ जाता है। सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे 1 अपॉन आर है बच्चों, इसको भी करना पड़ेगा, तो माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहां पे डेल यू अपॉन डेल आर आया बच्चों, और 1 अपॉन आर को अपन छोड़ देते हैं, ये छोड़ दिया भैया 1 अपॉन आर को, तो यहां पे डेल 2 यू अपॉन यहां से डेल आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशंस को देख लीजिए। ओके, अब यहां पे ये वैल्यू रख देते हैं बच्चों, यहीं पे जोड़ लेते हैं ताकि डायरेक्ट यहां पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। देन डेल 2 कैपिटल आर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर और यहां पे डेल आर अपॉन डेल आर, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस टर्म की वैल्यू जो कट रहा है उसे काट देंगे, जो बच रहा है उसे बचा लेंगे। ये दोनों ऐड होंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और यहां पे 2 अपॉन आर स्क्वायर है, डेल यू अपॉन डेल आर है। ठीक है, तो ये माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, प्लस का 2 अपॉन माइनस का 2 अपॉन आर स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल आर बनेगा, ये भी कैंसिल। तो फाइनल वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन आर और यहां पे डेल 2 यू अपॉन डेल आर स्क्वायर। इस प्रकार से लिख दिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 7। इस प्रकार से आपने लिख दिया है, और फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इसको भी इक्वेशन नंबर देना पड़ेगा जो माना है ना आपने, ये काम में आएगा बाद में। इसको इक्वेशन नंबर 7 देना पड़ेगा अपने को, तो ये इक्वेशन नंबर स्वतः ही क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो फ्रॉम 6 एंड 8, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन नंबर 8, इस टर्म के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन आर और यहां पे डेल 2 यू अपॉन डेल आर स्क्वायर, और यहां पे एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन में आर स्क्वायर है बच्चों, और यहां पे के, यहां पे क्या लिखा हुआ है, आर ऑफ आर बराबर यू अपॉन आर लिखा हुआ है, तो यू अपॉन आर को भी लिखना पड़ेगा भाई। तो यहां पे यू आ जाएगा और यहां पे आर क्यूब लिख दिया जाएगा, और यहां पे बात करें तो के स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, आर, तो यहां पे के स्क्वायर और यहां पे यू अपॉन आर बराबर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहां से लिखा जाएगा बच्चों डेल 2 यू अपॉन डेल आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर को यहां पे कॉमन ले लेंगे, तो एल इंटू एल प्लस 1 यहां पे यू अपॉन आर स्क्वायर। भाई यहां पे सीधी सी बात है, आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे कम दुख आएगा आपको, प्लस यहां पे के स्क्वायर यू बराबर आ जाता है 0।
और इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 9। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों मानना तो अभी भी पड़ेगा, अभी भी, क्योंकि ये यहां पे जो आपका फॉर्मेट है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें नहीं आए हैं, तो उसमें लाना पड़ेगा। तो लेके आएंगे बच्चों, चिंता मत कीजिए आप। सबसे पहले आप यहां पे जो लिखवाया है इसको लिखिए, कर लीजिए भाई नोट, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे भाई। लिख लीजिए भाई। ठीक है भाई, कर लिया यहां तक नोट, लिख लीजिए। अब बताओ कहां टफ है। और टीचर्स बे मतलब इसको बताना उचित ही नहीं समझते हैं बच्चों को, कि बच्चों को टफ लगेगा। कहां टफ है भाई, आसानी से एक बार कैलकुलेशन करके देखेंगे, आसानी से हो जाएगी। और टफ बताते हैं भाई। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और यहां पे नाउ लेट रो बराबर अपन मान लेते हैं कि के आर है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने मान लिया। तो यहां पे डेल रो अपॉन डेल आर जो है, इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, के आ जाएगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों डेल अपॉन डेल आर जो है, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है डेल अपॉन, भाई यहां पे डेल रो अपॉन डेल आर, और यहां पे डेल अपॉन डेल रो, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा लिखा जा सकता है। कुछ नहीं किया है, इससे डेल रो अपॉन डेल रो का ऊपर नीचे गुणा कर दिए इस प्रकार से। ये ऐसे लिखा हुआ है, और यहां पे क्या कर दिया, डेल रो अपॉन डेल रो का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। डेल रो अपॉन डेल आर की वैल्यू आप जानते हैं, तो यहां पे क्या हो गया के, और यहां पे आ जाएगा बच्चों डेल अपॉन डेल रो। ठीक है, डेल टू अपॉन डेल आर स्क्वायर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल रो, डेल अपॉन डेल आर, और यहां पे डेल अपॉन डेल आर। तो यहां पे बच्चों के स्क्वायर आ जाएगा भाई, के टू टाइम आएगा तो के स्क्वायर, डेल टू अपॉन डेल रो स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 9 तो ये 10 हो गया बच्चों। और ये यहां से वैल्यूज पुटअप कर देंगे। सो डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर, तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, के स्क्वायर आ जाएगा, और डेल टू अपॉन डेल रो स्क्वायर, और यहां पे यू लिख दिया जाएगा, और यहां पे माइनस का एल इंटू एल प्लस वन अपॉन, यहां से बच्चों अब वन अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू लिखी जाएगी। तो ये वन अपॉन आर स्क्वायर बराबर कैसे आएगा ये अपन देखते हैं। तो अगर आर की वैल्यू रखेंगे तो रो अपॉन के आएगा, तो नीचे तो रो स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या चला जाएगा, के स्क्वायर चला जाएगा, यू आ जाएगा, और प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, के स्क्वायर यू बराबर 0। तो के स्क्वायर को तो कॉमन ले लेंगे बच्चों, और यहां पे आ जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल रो स्क्वायर, और यहां से बच्चों u को अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो प्लस यहां पे आ जाएगा 1 माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन रो स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा u, और बराबर इसकी वैल्यू आ जाती है बच्चों 0। तो यहां पे लिख देंगे डेल टू यू अपॉन
डेल रो स्क्वायर प्लस 1 - एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर यू बराबर 0 आ जाता है बच्चों। और जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज अवर आई थिंक इक्वेशन नंबर 11। ओके, सो इक्वेशन नंबर 11 जो है, इक्वेशन नंबर 11 इज बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 11 is a Bessel differential equation, Bessel differential equation and its solution and its solution and its solution। तो जब सॉल्यूशन की बात करेंगे बच्चों यहां पे अपन तो लिख देते हैं इसके सॉल्यूशन। यहां पे आएगा u बराबर यहां पे आएगा a और यहां पे जे एल रो प्लस बी और यहां पे एन एल रो। ये यहां पे सॉल्यूशन आएगा और यहां पे रो ऑपरेट हो जाएगा बच्चों। यहां पे ये बेसल फंक्शन है, दिस इज बेसल फंक्शन। और बच्चों जो एनएल है ये अपना है न्यूमान फंक्शन। अब कुछ गुरुजन इसको r बराबर 0 पे चेक कर लेते हैं, कुछ गुरुजन इसको इन्फिनिटी पे चेक कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे u भी क्या है, फंक्शन ही है और इनफाइनाइट पे फंक्शन 0 होना चाहिए। और यहाँ पे अगर अपन चेक करते हैं बच्चों तो यहाँ पे जो nl की वैल्यू है r टेंस टू इनफाइनाइट पे एन न्यूमान फंक्शन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो b को फिर 0 होना पड़ेगा। और जेल की वैल्यू जो 0 होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इफ अगर r टेंस टू इनफाइनाइट देन रो टेंस टू इनफाइनाइट, देन यहां पे जो nl रो होता है बच्चों ये टेंस टू इनफाइनाइट होगा, सो b बराबर 0। तो यहां पे क्या लिख देंगे, देन u बराबर आ जाता है बच्चों a जे एल रो इंटू रो। और रो बराबर कितना है बच्चों, के आर है। तो यहां पे a और यहां पे जेएल की वैल्यू एज इट इज और यहां पे के आर और बच्चों यहां पे के आर, ये a इंटू के भी के ही हो जाएगा, कांस्टेंट है तो u बराबर a आर और यहां पे जेएल के आर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन आर ऑफ आर दैट इज द फंक्शन, किस पे डिपेंड करता है, क्वांटम नंबर एल पे। और इसकी जो वैल्यू है बच्चों, इसकी जो वैल्यू है u अपॉन स्मॉल आर लिखी थी तो u अपॉन आर बराबर क्या आ जाएगा, a जे एल और यहां पे आ जाता है के आर। समीकरण नंबर कितना आ जाता है, 12 आ जाता है, समीकरण नंबर 12। तो कर लीजिए नोट, कहां से लिखना है भाई, इक्वेशन नंबर 9 तक आई थिंक आपने लिख लिया था, तो कर लीजिए भाई नोट, तुरंत नोट करेंगे।
बस हो गया, अब ज्यादा कुछ नहीं है। इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फाइनल आंसर लिख देंगे। ठीक है। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो अपन ने लिख लिया। देन साई, देन वेव फंक्शन, यहां पे लिखा साई, जो कि एल और एम पे डिपेंड करता है, आर थीटा फाई। और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो यहां पे आर एल लिखा था तो आर एल की वैल्यू आ गई ए जे एल के आर, और यहां पे वाई एल एम थीटा कोमा फाई आ जाती हैं। ठीक है, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 13। और यहां पे लिखेंगे वेयर ए इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन वेयर ए इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और जब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। तो फ्रॉम ऑर्थोगोनल गोनल प्रॉपर्टी। और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? ऑल स्पेस में इंटीग्रेशन करेंगे साई स्टार साई डीटो, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत पढ़े हैं आप लोगों ने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना। ठीक है। और बच्चों आपको क्वांटम मैकेनिक्स के काफी सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए क्योंकि आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ये मोड ए स्क्वायर बन जाएगा भाई, क्योंकि ए स्टार आएगा फिर ए आएगा तो ये बार आ गया। और यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा, और यहाँ पे जे एल के आर, और यहाँ पे जे स्टार, और यहाँ पे एल डैश, और यहाँ पे आ गया के आर। और बच्चों यहाँ पे वाई एल एम थीटा कोमा फाई, और वाई स्टार एल एम थीटा कोमा फाई, इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद में अपन ने यहां से लिख दिया आर स्क्वायर साइन थीटा। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील कर रहे हैं, डी डी आर डी थीटा डी फाई। सर थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, बिल्कुल शिफ्टिंग कर देते हैं इसकी। ये मोड ए का स्क्वायर है। ठीक है, और बराबर में कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो बच्चों यहां से 0 से इनफाइनाइट लिमिट लगेगी, 0 से पाई, और 0 से 2 पाई लिमिट लगेगी। सो मोड ए का स्क्वायर लिखा आपने, और यहां से 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे जे एल के आर, और यहाँ पे जे एल डैश के आर, और यहाँ पे आप लोगों ने लिखा आर स्क्वायर डी आर, और 0 से पाई, और 0 से 2 पाई, और यहाँ पे वाई एल एम थीटा कोमा फाई, और यहाँ पे वाई एल एम थीटा कोमा फाई, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों साइन थीटा डी फाई। तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों 1 होती है, बराबर 1। तो यहां पे मोड ए स्क्वायर 0 टू इनफाइनाइट जे एल के आर, और यहां पे जे एल डैश के आर, और यहां पे आर स्क्वायर डी आर बराबर 1 आ जाता है। और बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है, मोड ए स्क्वायर चल रहा है, इसकी जो वैल्यू होती है वो पाई अपॉन 2 के स्क्वायर डेल
एल एल प्राइम लिखी जाती हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया जाएगा पाई अपॉन 2k² और डेल एल एल प्राइम बराबर 1। इस टर्म की वैल्यू होती है, ये इंटीग्रेशन है। स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ते हैं तो वहां पे ये टर्म इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो एल बराबर एल प्राइम होगा, भाई क्रोनेकल डेल्टा है, एल बराबर एल प्राइम होगा तो ही वैल्यू डिफाइन होगी। देन डेल एल एल प्राइम की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो मोड a² और ये उधर चला जाएगा तो 2k² अपॉन पाई आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा मोड a बराबर √2k² अपॉन पाई, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 12 एज आई 14 सॉरी। So from equation 13 and 14, so from equation 13 and इक्वेशन नंबर 14 यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, साई एल, अब यहां पे एम आर थीटा फाई, और यहां पे ए की वैल्यू लिख दी जाएगी बच्चों। तो यहां पे लिखा जाएगा √2k² अपॉन पाई आ जाता है। यहां पे जेल के आर आता है, तो ये जे एल, यहां पे अपन ने के आर लिख दिया और यहां पे वाई एल एम थीटा कोमा फाई लिख दिया। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये अपना रिजल्ट आ जाता है और इसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है। तो बच्चों यहां पे आपने ये वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया इंसिडेंट पार्टिकल के केस में, ठीक है। और यहां पे डिफरेंट डिफरेंट एल की वैल्यूज के लिए आप वेव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्या करता है, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है कि जो कोई भी वेव फंक्शन होता है उनको ऑर्थोगोनल बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। और ये वेव फंक्शन जो यहां से आप लिखेंगे ये क्या होते हैं बच्चों, कंप्लीट बेसिस बनाते हैं। तो कोई भी वेव फंक्शन होगा उनको इनकी टर्म्स में लिखा जाएगा, वो अपन कल बात करेंगे उसके ऊपर। तो इक्वेशन नंबर ये 15 आ जाता है, ठीक है। तो अपना जो फ्री पार्टिकल का अपन ने प्लेन वेव सॉल्यूशन देखा था उनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन से वो आया है। एल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए अपन वहां पे बात करेंगे। यही है बच्चों पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड को कुछ इस प्रकार से डील किया जाता है, ठीक है। तो एक बार इसे आप नोट कीजिए। कहां तक लिख लिया था भाई, यहां तक लिख लिया था, ठीक है। अब यहां से लिखना प्रारंभ कर दीजिए, तुरंत लिखेंगे बच्चों। एक लाइन और लिखवानी है तो जल्दी कीजिए भाई। बाकी बच्चों एक इंपॉर्टेंट सूचना कि जो आपका एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स है ये अपन ने एप्लीकेशन पे क्रिएट कर दिया है। एप्लीकेशन है फिजिक्स ऑनलाइन बाय के सर, ठीक है। इस एप्लीकेशन पे अपन ने कोर्स को लॉन्च कर दिया है। जो फीस है बच्चों वो 3000 रुपीज पर पेपर है। तो यहां से आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो ये मेरे नंबर हैं, इन पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो
आप अब लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पे लाइव क्लास ले सकते हैं। वो 5-7 क्लास आपने डेमो देख लिया है। बाकी आप में से ज्यादातर बच्चे जानते हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। पिछले साल लगभग 200 स्टूडेंट्स अपने पास पढ़े थे, तो ज्यादातर जानते और अपने दोस्तों वगैरह को बता दीजिएगा कि सर ने जो कोर्स है वो एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया है, ठीक है भैया। तो ये अपन लिख लेते इक्वेशन नंबर 15। दीज वेव फंक्शन, दीज वेव फंक्शंस, फंक्शन इसे लिखते कंप्लीट। दीज वेव फंक्शंस फॉर्म्स कंप्लीट बेसिस, कंप्लीट बेसिस, so any another, so any another, so any another wave function, wave function can be written, can be written as the linear combination, as the linear combination, as a linear combination of them। ठीक है, स्क्रीन को पोज करके आराम से लिखते रहिएगा। राधे राधे।